नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोग वीकली प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें आज हमने गेस्ट को बुलाया है, जिनका नाम है मनोज सर। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कांत कुशवाहा है और मैं प्राचीन चिकित्सा पद्धति का विशेषज्ञ हूँ। अलग-अलग प्राचीन चिकित्सा पद्धति को मैंने सीखा हुआ है और उस पर आम आदमियों के ऊपर अप्लाई भी किया हुआ है। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हुए हैं और इसमें ऐसा होता है कि ये चिकित्सा पद्धति आम लोगों को आसानी से दी जा सकती है और कोई विशेष इसका खर्च भी नहीं है और लाभ बहुत अच्छा देती है। तो जैसा कि सर आप बताते हैं, मतलब मैंने पर्चा भी देखा कि आप जो चिकित्सा करते हैं वो बिना दवा के करते हैं, तो ये कैसे करते हैं सर? हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब शरीर बनता है, बढ़ता है और फिर उसके बाद ग्रो होता है, कहीं दवा की आवश्यकता ऐसे नहीं पड़ती है। जब हमको कोई समस्या आती है तभी दवा की आवश्यकता पड़ती है और दवा तो हर चीज़ है। दवा जो जो है आज जो आप जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं वो भी एक दवा है। जिस तरह का भोजन आप कर रहे हैं वो भी दवा है। जिस रंग के आप कपड़े पहन रहे हैं वो भी एक दवा है। जिस तरह का आप स्वाद आपको अच्छा लग रहा है वो भी एक दवा है। तो हर चीज़ में द मेडिसिन है पहले से ही शामिल है। बस वो जो है कि आप जो भोजन के माध्यम से न ले रहे हैं तो जो आप भोजन के माध्यम से लेते हैं उसको दवा बोल देते हैं। तो दवा जैसे हर चीज़ है और ज़्यादा प्रभावी भी पड़ती है। लेकिन जैसे हमारे इस समय जो प्रचलित चिकित्साएँ हैं, उसमें केवल ओरल मेडिसिन पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर दिया गया है, तो हम उसको ही मेडिसिन समझते हैं। मेडिसिन सब कुछ है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बिना दवा के ठीक हो सकता है, तो ये थोड़ा-सा मुझे कुछ कम समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप दवा का यूज़ करें। तो ऐसा कैसे आप उसको रेक्टिफ़ाई करेंगे? दवा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे जब हमारा जन्म होता है ना, तो हम शुरू से ही हम जो एलोपैथ के शरण में रहते हैं, तो उसमें शुरू में से ही मेडिसिन दी जाती है। वो मेडिसिन ओरल मेडिसिन को ही मेडिसिन ज़्यादातर लोग फ़ोकस करके मान रहे हैं, तो वो ओरल मेडिसिन को ही एक मेडिसिन मानते हैं। जबकि हर चीज़ से आपका जीवन चलता है, केवल कुछ भोजन से ही नहीं चलता। आप भोजन करते हैं, उसके साथ जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, जिस तरह की जीवन पद्धति आप इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह का रहन-सहन, जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, उससे आपका जीवन चलता है। केवल अगर आप सोच लें कि हम केवल भोजन करेंगे तो ही आपका जीवन चलेगा, नहीं, आपके लिए सोना भी ज़रूरी है, आपके लिए एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, आपके लिए पढ़ाई-लिखाई भी ज़रूरी है, व्यवसाय करना भी ज़रूरी है, लोगों का आस-पास रहना भी ज़रूरी है। तो ये सब आपके जीवन में जिस तरीके से शामिल है, उस तरीके से दवाएँ केवल ओरल मेडिसिन ना होके आस-पास का वाता तो सर, जैसा कि मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसमें आप कैसे तर्क देंगे? हाँ, भोजन जब आप कर लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप एक निवाला भी डालते हैं, तो आपके अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो प्रज्वलित होती है, फिर भोजन जाता है तो उसको अग्नि जो होती है वो उसको गलाती है और गलाने के बाद अलग-अलग चीज़ों में वो बनता है। तो इस प्रक्रिया में अंदर जो है अग्नि का कार्यक्रम चल रहा होता है, तो बॉडी गर्म रहती है। अगर उसमें आपने पानी पी लिया, तो वो जो अग्नि रहती है वो ठंडी पड़ जाएगी। तो जब अगर अग्नि ठंडी पड़ जाएगी तो पाचन सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भोजन करने के लगभग 1 से डेढ़ घंटे तक आप पानी मत पीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। पानी पीना भी आवश्यक है लेकिन भोजन से अंतराल रखें। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तो ये मुझे थोड़ा-सा लॉजिक नहीं समझ में आया। बर्तन तो बर्तन, किसी बर्तन में पानी पी सकते हैं। हाँ, जैसे कि बर्तन जो रहता है, तो हमारे जीवन में जो है बर्तनों का बड़ा महत्व है क्योंकि जिस चीज़ से जब हम भोजन करते हैं वो शुद्ध होने के साथ-साथ जिस पात्र में हम भोजन करते हैं, उसका भी महत्व है। तो जब आप बर्तन वही शुद्ध हैं जो पूजा-पाठ वाली पद्धति में हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें पीतल हो गया, तांबा हो गया, चांदी, सोना ये सब हो गया, तो ये शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मतलब आपके हिसाब से हम सोने का बर्तन बनवाएँ? नहीं, नहीं, आप उसको सोने का क्यों बनवाएँगे? आप पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ? केवल 2-3 बर्तन हैं जो ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसमें प्लास्टिक हो गया और ये एल्युमिनियम हो गया और स्टील भी हो गया। लेकिन प्रचलन में क्योंकि स्टील ज़्यादा आ गया है, तो आप उसकी जगह जो है लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पीतल, तांबा
सोना चांदी, तो मैंने कहा कि ये सब कर सकते हैं। अब बाकी जो आपको इसमें से जो आपके लिए ठीक हो, आपको जो आसानी से उपलब्ध हो उसको करिए। वो क्योंकि भोजन के साथ साथ आप वो जिस पात्र में है उसका असर भी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। यही कारण है कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो पहले लोहे के बर्तन में, मतलब मुझे याद है बचपन में मैं जब सब्ज़ी खाता था तो घर पे लोग लोहे की कढ़ाई की जो होती थी उसमें सब्ज़ी बनाते थे और उसका टेस्ट आज तक मुझे इस जो स्टील के हैं या जो ढेर सारे जो तरीके के बर्तन हैं, उसका वो टेस्ट नहीं मिला। हाँ, क्योंकि जब लोहे की कढ़ाई में आप कुछ बनाएँगे तो उसमें अग्निकर्म हो जाएगा। तो जब लोहा जो होगा सीधे-सीधे उस सब्ज़ी में मिल के आपके शरीर के अंदर जा रहा होगा, तो वो वास्तविक रूप में जा रहा होगा, जो हमारे शरीर के अंदर की लौ ऊर्जा को बढ़ा रहा होगा, इसलिए वो आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अच्छा, सर, क्या इसका कोई लॉजिक हो सकता है कि पहले के ज़माने के लोग 100 साल तक जीते थे? अभी की जो हमारी जो लाइफ़ स्टाइल जो है, जो कल्चर हमने अपना लिया है, वो मैक्स टू मैक्स 60 साल हो गया। इसका कोई लॉजिक है? हाँ, बिल्कुल लॉजिक है। ऐसा था कि पुराने समय में हम जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए वास्तविक ज़रूरी थी, उसका ही मेन प्रयोग कर रहे थे और आपका समय प्रचार-प्रसार का है, तो लोग अपने व्यापार के लिए जिस चीज़ का प्रचार-प्रसार अधिक कर देते हैं, वो लोगों के जीवन में ज़्यादा ज़्यादा आ जाता है। उसमें नुकसानदायक वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इसीलिए हमारी लाइफ़ कम हो गई। प्रदूषण और कारण यही है कि लाइफ़स्टाइल में हमारे जो है अप्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं, आर्टिफ़िशियल चीज़ ज़्यादा आ गई है। इस कारण हमारा लाइफ़स्टाइल कम हो गया, प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य नुकसान हुआ है और मिलावटी भोज्य पदार्थ भी नुकसान करता है। प्लास्टिक के भोजन में प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप कोई चीज़ का को ग्रहण कर रहे हैं, तो आप गरम-गरम भोजन देंगे और उसके बाद प्लास्टिक थोड़ा पिघलता है, तो प्लास्टिक जब उसमें मिलेगा और आप खाएँगे तो आपको मालूम है प्लास्टिक वो प्रदूषित चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होती। बॉडी के अंदर चला जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा। जैसा कि सर मैं भी देखता हूँ कि जैसे जो जनरल चीज़ें हैं, मैं इसका विरोध ही करता हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ, लोग क्या करते हैं कि अपने घर का जो कचरा है वो प्लास्टिक की पन्नी पे रखे और उसको फेंक दिए। और मैं अक्सर देखता हूँ मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि हमारी जो गायें हैं या जो भी जानवर हैं, वो सब उस प्लास्टिक को ऐसे निकालते हैं, कोशिश करते हैं खाने की। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ पे वो गाय भी प्लास्टिक भी खा लेती। तो क्या इसका असर भी हमारे ऊपर या उनके ऊपर पड़ता है? बिल्कुल, जैसे अब कोई अगर गाय है प्लास्टिक चीज़ ये खा रही है, तो प्लास्टिक उसकी बॉडी में चला जाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगी और फिर अगर उससे जो वो कोई दूध बन रहा है, दूध ले रहे हैं, वो हमको मिलेगा तो वो प्लास्टिक वाला दूध होगा, तो निश्चित है वो नुकसान करेगा, सेहत के लिए नुकसानदायक होगा। तो सर जैसा कि आप ढेर सारी पद्धतियों को मालूम है आपको, तो ये मर्म चिकित्सा क्या है? हुँ। मर्म का मतलब होता है मृत्यु, तो ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद ही जीवन होता है। तो मर्म चिकित्सा बहुत प्राचीन चिकित्सा है। इसमें क्या था कि पुराने समय में ऋषि-मुनि हुआ करते थे और उस समय जैसे महाभारत का समय था, रामायण का समय था, लोग लड़ाइयाँ करते थे, घायल हो जाते थे और मर्म चिकित्सा के इलाज से दूसरे दिन फिर लड़ाई कर रहे होते थे। वही लोग जो लड़ाई के मैदान में घायल हो जाते थे, दूसरे दिन फिर इलाज कर रहे होते थे क्योंकि वेद पुराणों में जो चिह्नित करके उन्होंने 108 107 पॉइंट मर्म के उसको जो है उन पॉइंट को ढूँढ लिया था और उसपे जो चिकित्सा करते थे, शरीर के वो पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते थे और हमारे शरीर में ऊर्जा फिर से आ जाती थी। वो वाला हिस्सा जो जीवित हो जाता था। तो मर्म चिकित्सा जो 107 पॉइंट है वो हमारे शरीर के 107 वो जीवित पॉइंट है जिस पे अगर हल्का प्रेशर देते हैं तो वो एनर्जी फिर से रिलीज कर देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा असर शरीर पे आता है और बहुत तुरंत ही आता है। इसलिए मर्म चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है, बहुत तेजी से काम करती है। तो सर क्या ये हम समझ सकते हैं ये कहीं न कहीं एक्यूप्रेशर टाइप की एक पद्धति है? नहीं, मर्म चिकित्सा और एक्यूप्रेशर में बहुत सा अंतर है। मर्म चिकित्सा सीधे शरीर पे दी जाती है और एक्यूप्रेशर की चिकित्सा केवल हाथों और पैरों में ही लगाई जाती है और मर्म चिकित्सा से शरीर के हर एक अंग में ऊर्जा डाली जा सकती है और मर्म चिकित्सा जो होती तुरंत प्रभावी होती है। तो अगर जो विशेषज्ञ अच्छा है तो तुरंत प्रभावी करती है, इसलिए इसका किसी से कंपेयर नहीं है।
तो जैसा कि एक दिन मैं ऐसे जा रहा था सर, तो आपका एक पर्चा देखा था, उसमें न्यूरोथेरेपी लिखा था, तो मुझे नहीं समझ में आया ये न्यूरोथेरेपी क्या होती है? सर थोड़ा सा बताएंगे न्यूरोथेरेपी क्या होती है? तो ऐसा ऐसा था कि जो मुंबई में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, वो मिस्टर मेहरा जी थे, और वो जब हाई स्कूल में थे तब भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। उनकी माताजी बीमार रहती थी, तो उनकी दिलचस्पी इस लोगों की सेवा करके उनको उचित चिकित्सा देना था, और उनकी माताजी की चिकित्सा के लिए कोई अच्छा वैद्य नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, खुद से पढ़ाई करके न्यूरोथेरेपी का इजाद किया था, और जो शुरू में वो पेट की चिकित्सा किया करते थे और ब्रेन की चिकित्सा किया करते थे। इसमें ये बहुत प्रभावी थी। धीरे धीरे जब उनके पास ढेर सारे रोगी आने लगे, तो ये चिकित्सा वो हर चीज पे करने लग गए। और वो न्यूरोथेरेपी में क्या होता है कि आपको एक विशेष, तो वो जो है आप न्यूरोथेरेपी में आपको विशेष कुछ क्रियाएं होती है, हल्की मसाज होती है, और बॉडी का थोड़ा सा खिंचाव होता है, तनाव होता है, जिसको करने से एक आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन होते हैं, ये सही होते हैं। तो ये न्यूरोथेरेपी में इंटरनल ऑर्गन को सही किया जाता है। इससे जो है बॉडी पे असर आ जाता है। समय तो ज्यादा लगता है, जैसे एक थेरेपी में 20 मिनट लग जाता है, और इसको लगभग 1 महीने करना भी पड़ता है, लेकिन इसको करने के बाद जो भी असर आता है वो परमानेंट आता है। और क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं देनी रहती है, और किसी तरह कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो इसलिए लोग लंबे समय तक करा भी सकते हैं। और इसको विशेषकर महिलाओं की समस्या में इससे 5 मिनट में आराम आ जाता है। इसलिए जब भी महिलाओं की पीरियड संबंधी समस्या होती है, तो उसमें मैं न्यूरोथेरेपी का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत मतलब ये जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि मान लीजिए मुझे कोई समस्या है, सपोज़ कीजिए मुझे कोई समस्या है, तो आप कैसे बिना दवा के ठीक कर ले रहे हैं? तो थोड़ा-सा अगर आप मुझे बताएँ, क्या करते हैं उसमें? देखिए, एक चिकित्सा पद्धति है पंचतत्व चिकित्सा। तो पंचतत्व चिकित्सा में क्या किया जाता है कि पांचों जो तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो इनको लेके चलते हैं, और इसमें एक तत्व और सूर्य को भी जोड़ लेते हैं, जिसको प्रचंड अग्नि कहते हैं। इन सबको जोड़ लेते हैं। तो जब हम किसी की चिकित्सा करते हैं रोगी की, तो ये ध्यान देते हैं कि हम अलग-अलग विधियों से डायग्नोस करते हैं, कि ये देखते हैं कि उनका कौन सा तत्व की ऊर्जा बढ़ गई है। उसी तत्व के विपरीत तत्व को हम बढ़ाते हैं, जिससे वो ऊर्जा घट जाती है, और शरीर में तत्काल आराम आ जाता है। इसलिए तो इसके लिए जैसे कोई थर्मामीटर या ऐसा कोई सिस्टम इसमें? नहीं, थर्मामीटर नहीं है। इसमें आपके लक्षणों के आधार पे हम समझ जाते हैं कि आपकी ये ऊर्जा जो बढ़ गई है। नहीं, हमारे दर्शकों को तो आप बताइए ना कि कैसे लक्षण आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है, तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इसके लिए ये ऐसी चीजें की जाए? हाँ, तो देखिए ऐसा होगा कि वो खांसी उसको किसी विशेष मौसम में शुरू हुई होगी, या दिन के 24 घंटे में किसी विशेष 2 से 4 घंटे के बीच उसको दिक्कत ज्यादा हो, तो इसके आधार पे ही हम समझ जाएंगे कि इस अमुक व्यक्ति की अमुक ऊर्जा है जो है ये बढ़ गई है। तो इसीलिए उस आधार पे हम उसकी ऊर्जा घटा देते हैं, और तत्काल आराम मिल जाता है, क्योंकि इसमें हम रोग विशेष नहीं देखते, रोगी विशेष देखते हैं। रोगी को किस माह में और किस 24 घंटे में किस समय में समस्या आ रही है, उसके आधार पर हम चिकित्सा करते हैं। इसीलिए ये चिकित्सा बहुत जल्दी कारगर हो जाती है, और ये संपूर्ण चिकित्सा है, पंचतत्व चिकित्सा इसका नाम है। इसको करने वाले हमारे गुरु आचार्य बृजमणि, जो पलवल हरियाणा में रहते हैं, उन्होंने सबको सिखाया हुआ है, और गुरु शिष्य परंपरा में मैंने इसको सीखा हुआ है। तो उसमें वो ऐसा होता था कि वो अपने समय में 16 वर्ष से इसकी चिकित्सा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, और उनसे मैंने सीखने के बाद मैंने खुद भी बहुत से लोगों पे प्रयोग भी किया है, और खुद अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर मैं करता आया हूँ, और इससे लोगों को बहुत लाभ होता है। पंचतत्व चिकित्सा ही को मैं बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति मानता हूँ। मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। ये मतलब जो भी फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। मेरा भी यही मानना होता है कि जो दवाएं होती हैं, जो सो कॉल्ड एलोथेरेपी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ऑर्गन्स को मैक्सिमम डैमेज करती है, तो इससे बचना चाहिए। और हमारे जो पुरानी पद्धतियां हैं, ठीक, तो
उस पे काम करना चाहिए और धीरे 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 हमें आप पुराने समय की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ सके और हम आसानी से आराम से जीवन को व्यतीत कर पाए। तो सर जैसा कि अब एएसएमआर क्या होता है, एएसएमआर क्या होता है, थेरेपी क्या होती है? देखिए एएसएमआर जो है एक तरह की मसाज थेरेपी है। मसाज पहले जो विदेशों में जो बार्बर हुआ करते थे, तो उनको बाल काटने के साथ साथ वो आपका थोड़ा सिर की मालिश कर दिया करते थे, उससे शरीर में बहुत सा आराम आ जाया करता था। तो धीरे धीरे इसी को खूब विकसित करके एएसएमआर तकनीक में बदल दिया गया। इसको चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा और इसको इस्तेमाल करने से शरीर की थकावट, दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है और शरीर को बहुत जल्दी ये राहत देता है। और क्योंकि इसके लिए शरीर में कुछ का छेदन या भेदन नहीं करना पड़ता, केवल ऊपर से कोई तेल से या किसी चिकनी चीज़ों से मालिश कर दिया जाता है, जो कि एक तरह की प्राकृतिक चिकित्सा है। इसलिए इसमें बहुत अच्छे से आराम आ जाता है। एएसएमआर थेरेपी, मसाज थेरेपी के नाम से ये है और विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। भारतवर्ष में अभी कम है। नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं ये मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जो आजकल शहरों में स्पा चल रहा है वो वैसा है? हाँ, इस स्पा में भी बहुत से स्पा में जो है इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मतलब मुख्यतः इस स्पा में जो है चिकित्सा पद्धति पे फोकस ना करके केवल एक नॉर्मल मसाज पे फोकस किया जाता है। लेकिन अगर एएसएमआर थेरेपी के अंदर हम केवल जो इसको चिकित्सा पद्धति के रूप में लेके चलते हैं और केवल आराम देने की पद्धति न मान के इसको संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में मानते हुए और इसको अच्छे से हम इस्तेमाल करते हैं, इससे शरीर में बहुत जल्दी आराम आता है और शरीर में राहत मिलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को ये बताया कि हमें आज भी वो चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए जो हमारे वैदिक कालों में चल रही है और कहीं न कहीं उससे लाइफ़ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो थिंकिंग नेचर है वो बढ़ जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर से मेरी बात ही हो रही थी कि इन सब चीज़ों को करने से ना हमारे जो आजकल जो गुस्से आ रहे हैं, जो गुस्सा आ रहा है उससे भी कंट्रोल होता है। तो कहीं न कहीं हमें अपने पुरानी चीज़ों पे आना चाहिए और समाज में ये और प्रमोट करना चाहिए। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया और आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ेगा? कैसे वो अपनी ट्रीटमेंट करा सकता है? उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9369324961। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और आराम से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अगर एक छोटा-सा इसमें डाउट हो रहा है, जैसे कोई आने में असमर्थ है, कोई जैसे दिल्ली में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस समय तो व्हाट्सएप का कॉल भी उपलब्ध है और ये गूगल मीट है, ज़ूम मीटिंग है, किसी भी ज़रिए से आप जुड़ सकते हैं। और मैं ज़्यादातर ऑफ़लाइन की जगह ऑनलाइन की चिकित्सा ज़्यादा करता हूँ, कि जब बाहर के लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। मतलब इसमें ऐसा ज नहीं है कि आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट होना है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो हम अपने दर्शकों से यही कहना चाह रहे हैं, श्रोताओं से कि आप इस चीज़ों का लाभ उठाएँ। अगर ऐसी कोई समस्याएँ आपके साथ हैं, तो ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।